ये पीडीएफ नोट्स यानी कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, इसके टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स। और ये ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि मेडिसिन का रैशनल यूज क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद हमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का जो स्कोप होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हाइपरटेंशन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो हाइपरटेंशन का जो डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान को हाइपरटेंशन हो सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। तो इस क्वेश्चन में हमें फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है हाइपरटेंशन का उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डिस्क्राइब इट इटियोपैथोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो इटियोपैथोजेनेसिस होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना होगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद जो इटियोपैथोजेनेसिस होता है उसको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सीओपीडी एंड डिस्क्राइब द इटियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम ऑफ सीओपीडी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सीओपीडी के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है एंड सीओपीडी का जो इटियोपैथोजेनेसिस होता है एंड जो सिम्टम होता है उसके बारे में भी हमसे अच्छे तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सीओपीडी का जो डेफिनेशन होता है उसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। देन सीओपीडी का जो इटियोपैथोजेनेसिस होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। लास्ट में जो सीओपीडी के सिम्टम्स होते हैं उसको यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन अस्थमा, डिस्क्राइब इट इथियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि अस्थमा होता क्या है, अस्थमा के बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमें जो इथियोपैथोजेनेसिस होता है अस्थमा का उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के उसको डिटेल में यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डायबिटीज मेलिटस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपसे एग्जाम में पूछे जाने के। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि डायबिटीज मेलिटस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बाद में हमें बताना है कि डायबिटीज मेलिटस कितने टाइप के होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर्स एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि थायराइड डिसऑर्डर होते क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर का, उसको अच्छे तरीके से बताना है। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर का, उसको हमें डिटेल में यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि एपिलेप्सी का मैनिफेस्टेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में हमें बताना है कि एपिलेप्सी का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गिव एन ओवरव्यू ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज बाय ड्रग एंड नॉन ड्रग अप्रोच। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है, इसका ड्रग अप्रोच कैसा होता है इसको ट्रीटमेंट करने का, एंड कौन कौन से नॉन ड्रग अप्रोच होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रोक का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। उसके बाद हमें ये बताना है कि स्ट्रोक का नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपसे एग्जाम में पूछे जाने के। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें ये बताना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इटियोपैथोजेनेसिस किस तरीके से होता है। लास्ट में हमें बताना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस का इथियोपैथोजेनेसिस क्या होता है। इसके बाद हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ट्यूबरक्लोसिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होता है, उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया एंड सिफिलिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है।
एंड इस क्वेश्चन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपसे एग्जाम में पूछे जाने के। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो जो गोनोरिया डिजीज़ है उसके फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद जो सिफिलिस डिजीज़ है उसके फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड जो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसके बाद हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है सोरियासिस का उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि डिप्रेशन का इटियोपैथोजेनेसिस किस तरीके से होता है। उसके बाद हमें बताना है कि डिप्रेशन का क्लिनिकल सिम्टम क्या क्या होता है, उसको डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ग्लाउकोमा एंड एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है एंड इस क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आपसे पूछे जाने के। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ग्लाउकोमा होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें ये बताना है कि ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इथियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इथियोपैथोजेनेसिस बताना है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का। उसके बाद जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसको डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। सो ये तो थे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।